हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया था प्योर रोलिंग मोशन के बारे में। बेसिकली हमने रोलिंग मोशन को स्टार्ट किया था। रोलिंग मोशन यानी जनरल मोशन। जनरल मोशन में प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो प्योर रोलिंग मोशन वो होता है जिसमें कि आपका जो v इक्वल टू हो जाता है ओमेगा आर के, ए इक्वल टू हो जाता है अल्फा आर के। जब ये सिचुएशन होता है तो हम लोग इसको कहते हैं प्योर रोलिंग मोशन। इस कंडीशन में जो आपका व्हील है उसका सिर्फ एक पॉइंट जो है वो कांटेक्ट में रहता है सरफेस के। अंडरस्टूड? तो इसके बारे में आज हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन अच्छे से जान लिया था बेटे। कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। प्योर रोलिंग मोशन को हम लोग और क्या कहते हैं बेटा? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन था v इक्वल टू क्या होना चाहिए? ओमेगा आर होना चाहिए और a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? अल्फा आर होना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बेटे इस सिचुएशन में क्या मतलब हुआ कि मतलब प्योर रोलिंग जब होता है, जब रोलिंग मोशन होता है तो उसमें क्या होता है? दोनों चीजें होती है ना। ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है। दैट मीन्स कि वो अपने एक्सिस पर घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है ना। दोनों चीजें होती है। तो इस चीज को अपने को ध्यान में देना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है और उसका मुझे काइनेटिक एनर्जी पता करना है। ठीक है, तो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। तो आपको पता है कि प्योर रोलिंग मोशन के दौरान है ना, इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है v और एंगुलर वेलोसिटी भी होता है ओमेगा। ठीक है, ये चीजें होती है। मान लो इसकी मास कितनी बेटा? m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I है। रेडियस ऑफ गायरेशन k है। k आप समझते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर चूंकि दोनों तरह का मोशन हो रहा है तो दोनों प्रकार का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा पढ़ा था हमने। तो बेटे हाफ आई का फॉर्मूला है ना, हमने पढ़ा था एम के स्क्वायर, है ना। याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? एम के स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन जहाँ टॉपिक पढ़ा था हमने, वहां पर हमने पढ़ा था कि आई बराबर क्या होता है? एम के स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। साथ में हमने क्या पढ़ा है बेटा कि हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा v इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा आर, है ना। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v बाई आर। उसको जब आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसमें देख पा रहे हो हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? कॉमन है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ जा रहा है कितना? हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है बेटे, और रह जा रहा है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन का अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके बच्चे,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को अक्सर यूज करने को मिलता है। अब इसमें अगर देखो बेटा, तो ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, ये अपना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ट्रांसलेशनल बोल लो, लीनियर बोल लो, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है बेटा, ट्रांसलेशनल बोल लो या फिर लीनियर काइनेटिक एनर्जी बोल लो। ठीक है, तो कभी कभी आपको इनके फ्रैक्शंस पूछे जा सकते हैं, है ना, फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो फ्रैक्शन अपन कैसे निकालते हैं बेटा, पार्ट अपॉन टोटल, तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको बोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर से आपको वो पार्ट निकल जाएगा, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन निकालने बोलेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर चूंकि हमने v इक्वल्स टू ओमेगा आर यूज किया है ना, इसका मतलब हमने प्योर रोलिंग मोशन का कंडीशन यूज किया। ठीक है, अब देखो मैंने अगर बोला कि फ्रैक्शन ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर बाय हाफ एम मीन्स, है ना, काइनेटिक लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया बेटा फ्रैक्शन 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये चला जाएगा ऊपर में आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा फ्रैक्शन ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब अगर हमसे ये पूछा जाता कि फ्रैक्शन ऑफ एंगुलर या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, आई को क्या लिख सकते हैं बेटा, एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में, तो एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटे आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है देखो, ये हाफ एम बी स्क्वायर, ये हाफ एम बी स्क्वायर कट गया, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखो क्या आया बेटे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आया, और उसमें क्या था बेटा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों के ही फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। वेल अंडरस्टूड, ठीक है। ओके बच्चों,
चल अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग मोशन कर रहा हो, ठीक है, रोलिंग मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी on an inclined plane, ठीक है, कहां पर करना है बेटा, इंक्लाइंड प्लेन पर करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? चलो तो स्टार्ट करते हैं। मान लो बेटा हमने एक ऐसा इंक्लाइन सरफेस ले लिया जिसका एंगल कितना है, थीटा है। अब रोलिंग देखो आपका कौन करेगा, या तो रिंग करेगा, डिस्क करेगा, स्फेयर करेगा, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सिलेंडर भी कर सकता है, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इतनी ही चीजें क्या कर सकती है बेटा, रोलिंग मोशन कर सकती है। तो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट का नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे सबसे पहले हम ये देख लें। और ये जो ये है बेटा प्लेन है वो रफ प्लेन है, रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है। तो बेटे यहां पर वेट लगेगा नीचे mg और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो mg को ब्रेक करो, इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ऊपर क्या होगा नॉर्मल। तो बेटे इसकी टेंडेंसी क्या होगी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चे, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे जाएगा, तो मान लो नीचे की ओर लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, a है, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, a है। ये क्या होगा बेटा, ऐसे घूमते हुए नीचे आएगा, तो अल्फा का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया बेटा, है ना, ये इसमें मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है। आ रही बात समझ में, एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें अल्फा है। तो इतनी चीजें हमें पता चली बेटा। अब चलो, मैंने हमेशा बोला है रोलिंग मोशन क्या है, रोलिंग मोशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में आप क्या लिखोगे, फोर्स इक्वेशन, और ट्रांसलेशन मोशन में आप क्या लिखोगे, टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें अपने को करनी है। तो चलो पहले हम लिखते हैं फोर्स इक्वेशन, ठीक है, फोर्स इक्वेशन। तो बेटे बताओ किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ वाला फोर्स बड़ा होगा, तो mg sin थीटा। अपोजिट में कौन है, फ्रिक्शन, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अच्छा, सेकंड में आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। अच्छा आप मुझे बताओ, जब ये रोटेट करेगा बेटा, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा इस यहाँ पर टोटल कितने फोर्सेस लग रहा है, तो आप बोलोगे बेटा ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है और ये लग रहा है। तो ये और ये सब क्या हो रहा है, देखो तो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दे रहा है ना। जब हमने पढ़ा था कि जब कोई फोर्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है तो उसका टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। तो ये टॉर्क पैदा नहीं करेगा, ये टॉर्क पैदा नहीं करेगा, ये टॉर्क पैदा नहीं करेगा, तो कौन टॉर्क पैदा करेगा, फ्रिक्शन करेगा। क्योंकि ये देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितने का, r का, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से होगा। तो फिर हम लिखेंगे टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन में हमारे पास क्या है, F
इंटू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क क्या होता है हमेशा आई इंटू अल्फा के, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई अल्फा बाय आर। ठीक है, आई अल्फा बाय आर। तो आपको पता है कि प्योर रोलिंग मोशन में ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, अल्फा आर होता है। प्योर रोलिंग मोशन में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू हम क्या लेंगे बेटे, ए बाय आर लेंगे, है ना, ए बाय आर। इसको जब यहाँ यूज करेंगे देयरफॉर फ्रिक्शन जो लगेगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आई ए बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन को मैं यहाँ पर यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो देयरफॉर एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, एम ए। इसको उधर बोल आता हूं बेटा, तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई ए बाय आर स्क्वायर प्लस एम ए। तो एम जी साइन थीटा, यहां से ए कॉमन ले लिया बेटा, आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम। तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एक्सेलरेशन। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, वो कितना होगा, इतना होगा। अब चूंकि पता है बेटा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में दिखा सकते हो, एम के स्क्वायर। ठीक है, एम के स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो ये यूज करो। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो देयरफॉर ए बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन, है ना, आई के बदले हम यूज कर लेंगे एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम। तो बेटा एम यहां से कॉमन होकर के इसको काट दिया, क्या बचा बेटे, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो फाइनली, है ना, फाइनली जो हमारे पास इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे? तो इस फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज करना है कि एक्सेलरेशन जो होगा इसके पास, लीनियर एक्सेलरेशन, वो कितना होगा, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, देखो बेटा हमारे पास ए बराबर आया है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कब है बेटा, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, है ना, यानी विदाउट स्लिपिंग या विदाउट स्लाइडिंग। विदाउट स्लाइडिंग रहेगा तो इतना होगा। ठीक है, विदाउट स्लाइडिंग होगा तो इतना होगा। और विदाउट स्लाइडिंग के लिए क्या जरूरी है बेटा, सरफेस क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन वाला होना चाहिए। सरफेस में फ्रिक्शन होना जरूरी है क्योंकि फ्रिक्शन ही उसको घुमा रहा था, आपने देखा है ना बेटे। तो अब अगर मान लो कि सरफेस स्मूथ हो, है ना, इफ इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ, ठीक है, अगर इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होगा बेटा तो फिर क्या होगा, तो ये फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा तो टॉर्क ही नहीं लगेगा। टॉर्क नहीं लगेगा तो वो रोटेट नहीं होगा। रोटेट नहीं होगा तो रोलिंग मोशन नहीं होगा। रोलिंग मोशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, सिर्फ स्लाइडिंग होगा। और सिर्फ स्लाइडिंग होगा तो फिर क्या होगा, सिर्फ स्लाइडिंग होगा तो इस तरफ क्या लगेगा बेटा, इकलौता फोर्स यही लगेगा। इकलौता फोर्स यही लगेगा तो एम ए के बराबर करोगे तो ए देखो कितना आ रहा है, जी साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो इफ इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, है ना, तो फिर क्या होगा बेटा, नो रोलिंग मोशन होगा। नो रोलिंग मोशन, ओनली स्लाइडिंग मोशन
और ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो g sin थीटा होगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो इस फॉर्मूले में k आ रहा है और इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं आ रहा है, ना k आ रहा है ना r आ रहा है, यहाँ पर k और r आ रहा है। अब तो k और r किस पे डिपेंड करेगा बेटा? बॉडी पर डिपेंड करेगा, अलग अलग बॉडी पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये देखो किसी पे भी नहीं डिपेंड करता। तो अगर स्मूथ सरफेस है, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कुछ भी हो, किसी भी शेप का बॉडी हो, है ना, वो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो स्फेयर हो, सॉलिड स्फेयर हो, रिंग हो, डिस्क हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सबका एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin थीटा, अगर वो रोलिंग मोशन नहीं कर रहा है तो। लेकिन रोलिंग मोशन करेगा तो हर एक के लिए k क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा? हर एक बॉडी का अलग अलग होगा। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें कि एक्सेलरेशन किसका कितना होगा, तो देखो मेनली हमारे पास रोलिंग करने लायक जो बॉडीज हैं वो कौन कौन है बेटा? रिंग है, डिस्क है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो स्फेयर है एंड सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड स्फेयर, इनको ही आप क्या करा सकते हो? रोलिंग करा सकते हो। तो इनको मेनली आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो रिंग के लिए देखो बेटा, अच्छा, तो k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का जो रेशियो होता है, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का जो रेशियो होता है, तो अगर मैं ऊपर नीचे बेटा m से मल्टीप्लाई कर दूं, m के स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। अब m के स्क्वायर क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम आर स्क्वायर। तो चलो बेटा रिंग के लिए करते हैं पहले रिंग। ठीक है। तो जब मैं रिंग के लिए करूंगा तो बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? एम आर स्क्वायर ही होता है। तो एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सिमिलरली अगर मैं डिस्क के लिए करूंगा, डिस्क के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है बेटा अपॉन एम आर स्क्वायर। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/2। ठीक है। सिमिलरली थर्ड, अब आपको पता है बेटा कि रिंग और हॉलो सिलेंडर का क्या होता है? सेम होता है, और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो इस वजह से रिंग और हॉलो सिलेंडर का k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा, और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये जो है आपका, ये ऑल्सो फॉर हॉलो सिलेंडर, और ये वाला ऑल्सो फॉर सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। आ रही बात समझ में? तीसरा हॉलो स्फेयर का देखते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो रेशियो है वो हो जा रहा है, यहाँ पर i कितना होता है बेटा? तो होता है इसका 2 बाय, किसके लिए कर रहे हैं? हॉलो स्फेयर के लिए। हाँ, हॉलो स्फेयर। तो ये था बेटा 2/3 एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। तो क्या बचा बेटा? 2/3। और फोर्थ k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो सॉलिड स्फेयर के लिए, सॉलिड स्फेयर, वो कितना होता था बेटा? 2/5 एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। तो क्या बचेगा बेटा? 2/5। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो है वो वही होता है जो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या हुआ बेटा? 1। तो इसका देखो 1 आ रहा है ना। डिस्क में क्या होता था? हाफ एम आर स्क्वायर होता था, तो कांस्टेंट कितना है? हाफ, तो वही आया। हॉलो स्फेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? 2/3 एम आर स्क्वायर होता था, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 2/3, वही है ना। k स्क्वायर आर स्क्वायर सॉलिड स्फेयर में क्या होता था? 2/5 एम आर स्क्वायर होता था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है? 2/5, वही देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो आया। तो बेसिकली k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो रेशियो होता है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक। अब देखो
तो रिंग के केस में ये कितना है बेटा 1 है, ये क्या है 0.5 है, ये कितना है बेटा 2/3 करोगे तो क्या आएगा 0.7 के आसपास रख लो 0.7 और 2/5 5 चौके 20 ये कितना हो जाएगा बेटा 0.4 के आसपास। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा किसका है बेटा इसका है ना, k²/r² का रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा इसका है। आ रही बात समझ में? उसके बाद किसका है बेटा इसका है, उसके बाद इसका है और सबसे कम किसका है इसका है। तो अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूं k²/r² का रेशियो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है बेटा रिंग का, ठीक है रिंग का। उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है तुम्हारा होलोस्फीयर, तो k²/r² होलोस्फीयर का, होलोस्फीयर का, ठीक है। उससे छोटा कौन है रिंग, और ये क्या है बेटा होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। होलोस्फीयर से फिर छोटा कौन है देखो डिस्क, k²/r² किसका डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। और फिर उससे भी छोटा किसका है बेटा, सबसे छोटा किसका है सॉलिड स्फीयर का, तो k²/r² सॉलिड स्फीयर का। तो ये इनके बीच में रिलेशन, आ रही बात समझ में आपको? तो बेटा अब आप देख पा रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है प्योर रोलिंग मोशन का वो a है ना, इस पोर्शन के क्या है इनवर्सली है, इनवर्स है, k²/r² का क्या है इनवर्स है। जिसका k²/r² बड़ा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा छोटा होगा, और जिसका k²/r² छोटा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ज्यादा होगा, है ना बेटे। तो चलो इस बेसिस से हम लोग अगर एक्सेलरेशन कंपेयर करें तो एक्सेलरेशन बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका ये सबसे कम है, सबसे कम किसका है बेटा सॉलिड स्फीयर का, तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा सॉलिड स्फीयर का, है ना। उसके बाद कौन होगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। उससे छोटा किसका होगा एक्सेलरेशन ऑफ होलोस्फीयर, होलोस्फीयर और होलोस्फीयर, ठीक है। और सबसे छोटा किसका होगा, जिसका ये सबसे बड़ा है उसका एक्सेलरेशन सबसे छोटा होगा, यानी रिंग का, रिंग और होलो सिलेंडर। अंडरस्टूड? तो ये हो गया बेटा एक्सेलरेशन का। आगे मेरी बात समझ में अच्छे से समझ रहे हो बच्चे, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड स्फीयर का जो एक्सेलरेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा और रिंग का जो है वो सबसे कम होगा। ये कंपैरिजन के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो कंपैरिजन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखो बेटा, अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है और यहाँ पर कोई चीज एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस चलने में, मान लो l डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा, तो आपको रेस्ट से अगर स्टार्ट हुआ तो आपको पता है बेटा s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at² होता है। तो u 0 था तो ये 0 हो गया, l बराबर क्या हो गया बेटा हाफ at², तो 2l/a t² हो जाएगा, तो √2l/a हो जा रहा है t, तो t बराबर क्या हो रहा है √2l/a। तो आप देख पा रहे हो बेटा कि t जो है वो √a होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ a होता है। तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा बेटा उसको टाइम क्या लगेगा सबसे कम लगेगा, है ना।
वहां से नीचे आने में। तो अगर बोला जाता है कि सबसे कम टाइम किसको लगेगा यहां से यहां आने में, या कंपेयर करने बोलता है, तो बेटा हमको क्या कंपेयर कर लेना है, उसका एक्सेलरेशन कंपेयर कर लेना है। तो अगर मैं टाइम पूछता हूं, टाइम किसको ज्यादा या कम लगेगा, है ना। एक पोजीशन से हमने अलग अलग प्रकार की बॉडीज को छोड़ा एक साथ, तो कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, तो जिसका सबसे कम है उसको टाइम सबसे ज्यादा लगेगा बेटा, और एक्सेलरेशन जिसका सबसे ज्यादा है उसको सबसे कम टाइम लगेगा। तो टी किसको सबसे कम लगेगा, सॉलिड स्फीयर को। उससे ज्यादा किसको लगेगा बेटा, है ना, उससे ज्यादा टाइम इसको लग जाएगा, टाइम डिस्क और सॉलिड सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर को। उससे ज्यादा किसको लगेगा, टाइम होलो स्फीयर को। और सबसे ज्यादा किसको लगेगा बेटा, रिंग को, ए रिंग और हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये क्या चीज था बेटा, टाइम टू कम टू बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर ये कंपेयर करने बोलता है तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो, सबसे कम टाइम सॉलिड स्फीयर को लगेगा और सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, रिंग को लगेगा। आ रही मेरी बात समझ में, तो अच्छे से ये सारी चीजें हमें समझ में आ जा रही है, वेरी गुड। अब हम और क्या चीज निकाल सकते हैं, तो अभी तक हमने क्या निकाला है बेटा, एक्सेलरेशन निकाला कि कितना एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल करके आया, ठीक है, एक्सेलरेशन निकल करके आया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इतना। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि कितना कम से कम, अब हमने बोला कि वहां पर फ्रिक्शन होना जरूरी है, अब फ्रिक्शन ज्यादा हो कि कम हो, है ना, कम से कम कितना फ्रिक्शन चाहिए ये भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो अभी आपने देखा था बेटा, क्या देखा था कि अगर यहां पर हमने रखा, नीचे लगा बेटा mg cos थीटा, mg sin थीटा, और फ्रिक्शन इधर लगा, और ये रेडियस था, ये नॉर्मल था, इसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है बेटे। तो क्या देखा हमने, टॉर्क कितना लगा, तो F इंटू आर लगा। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, I इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता है बेटा, तो A बाय आर इक्वल्स टू F इंटू आर। तो देयरफॉर F इक्वल टू कितना लगेगा बेटा, I A बाय आर स्क्वायर। इतना फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो I A अपॉन आर स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अब देखो बेटा, अभी अभी आपने देखा है कि प्योर रोलिंग मोशन में एक्सेलरेशन कितना आया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। आई क्या होता है बेटा, एम के स्क्वायर होता है, तो एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जी साइन थीटा अपॉन, इसको करोगे तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एम जी साइन थीटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा आया फ्रिक्शन।
अब हमको पता है बेटा कि फ्रिक्शन जो है वो या तो लेस होगा या तो इक्वल टू होगा म्यू इंटू नॉर्मल के, या तो लेस होगा या तो इक्वल टू होगा म्यू इंटू नॉर्मल के। तो देखो फ्रिक्शन आपके पास कितना आ चुका है, mg साइन थीटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, और ये होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल देखो कितना है mg cos थीटा। तो बेटा mg और mg कैंसिल हो जा रहा है, cos थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, दिस इज म्यू। तो क्या मिल रहा है बेटे हमारे पास, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा अपॉन के स्क्वायर को नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ठीक है, दिस इज म्यू। इतना म्यू चाहिए आपको। तो ये जो म्यू है इतने से बड़ा चाहिए या बराबर चाहिए, तो मिनिमम कौन सा हुआ बेटा, बराबर वाला कि बड़ा वाला, मिनिमम वाला कि बड़ा वाला, मिनिमम कौन सा हुआ, बराबर वाला कि बड़ा वाला। तो मैं कहूं आपको कि मुझे या तो 10 रुपए दो या तो 10 से अधिक दो, तो आप मुझे क्या दोगे, तो आप मिनिमम वाला दोगे यानी 10 रुपए दोगे, ठीक है, तो यानी बराबर वाला दोगे। तो मैं यहां पर जो मिनिमम म्यू चाहिए आपको वो कितना है बेटा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ठीक है। तो सेम वे में आप क्या कर सकते हो बेटा, यहां पर म्यू कितना कौन से बॉडी के लिए कितना म्यू लगेगा वो भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है बेटा, वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो था, यहाँ पर आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर का रेशियो है। तो उस वहां पर जो हमने किया था उसको, उस सीरीज को क्या कर लो, पलट लो, ठीक है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो सीरीज हमने लाया था उसको पलट लो बेटा, फिर आपको यहाँ पर किसको कितना म्यू लगेगा वो पता चल जाएगा, है ना, किसको कितना म्यू लगेगा वो पता चल जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तो म्यू की रिक्वायरमेंट कितनी है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये सारी चीजें हमने देख लिया, ओके। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखो हमने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन से ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है, यहां से हमने किसी बॉडी को क्या किया, छोड़ा, ठीक है। तो इनिशियली क्या था बेटा, 0 था, तो ना तो इस समय ये रोटेट कर रहा था ना तो ये ट्रांसलेट कर रहा था, कुछ भी नहीं था, तो इसके पास एनर्जी क्या था बेटा, 0 था। अब बच्चे अगर मैंने यहां से छोड़ा इसे, ठीक है, तो यहां से जब ये यहां पे आएगा मतलब बॉटम पर आएगा, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, दोनों ही प्रकार की एनर्जी आ चुकी होगी, इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगा और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, यानी इसके पास क्या आ चुका होगा, प्योर रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी आ चुका होगा, ठीक है बेटा। तो मान लो इस दौरान ये कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया h, और ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ l, आगे बात समझ में। तो चलो हमको निकालना है कि यहां पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ बॉडी एट द बॉटम कितना हो जाएगा, तो हम यहां क्या करेंगे बेटा, हम अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, ठीक है, अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर कितना यहां से इसको अगर रेफरेंस लें तो यहां पर क्या था आपके पास बेटा, यहां पर आपके पास था प्योर सिर्फ और सिर्फ क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप क्या था, सिर्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी था, ठीक है। कितना, अगर इसका मास m है तो बेटा आपको पता है, और इसको हमने रेफरेंस लिया है तो हाइट कितना हो गया, h हो गया,
तो एनर्जी जो है वो कितना आया, एम जी और एच। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब यहाँ पर बॉटम पर देखते हो, एट बॉटम, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, दोनों प्रकार की एनर्जी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल अब नहीं रहेगा क्योंकि ये रेफरेंस पर आ चुका है। आगे बात समझ में, तो ये इतना हो गया आपका। इसको आपने करा था बेटा, सॉल्व किया था, तो कितना आया था, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन अगर हमने लगाया तो ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा, देखो तो m और m कैंसिल हो रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द velocity attended by the body when it will reach to the bottom। ठीक है, बॉटम पर जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी बेटे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो अब आप ये भी देख पा रहे हो कि ये भी जो है इस चीज पर डिपेंड कर रहा है ना, तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, है ना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज्यादा जिसका होगा वो बॉटम पर जब पहुंचेगा तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसका था बेटा, रिंग का था, तो रिंग का यहाँ पर सबसे कम होगा। सबसे कम किसका था, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का जो v होगा, स्पीड होगा, वो बॉटम पर पहुंचने पर सबसे ज्यादा होगा। तो आप इस फॉर्मूले से उसको भी कंपेयर कर सकते हो। ये कंपैरिजन पर काफी क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा इन सारे जो हमने फॉर्मूले पढ़े आज के लेक्चर में, उन सब के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है बेटा, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करें। थोड़ी सी चीजें बची है, कल कंप्लीट हो जाएगा। इसी के ऊपर आपका टेस्ट भी है। ठीक है, 8th को, तो बेटा इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आपके टेस्ट में सारे चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हमने जो स्टार्ट किया था, सेंटर ऑफ मास, फिर हमने पढ़ा बेटा कोलिजन, तो सेंटर ऑफ मास रहेगा, कोलिजन रहेगा, फिर हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ये सारी चीजें आपको करनी है टेस्ट के लिए। ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय।